हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है प्यारे बच्चे, वो चल रही है पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक जिसका नाम है हमारा पार्ट 2, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चे भाग 2। और इसी भाग 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे सामने एक प्यारा सा टॉपिक लिखा है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है, बाकी देशों की नागरिकता कैसी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्यारे बच्चे। और कोशिश रहेगी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर एक डिटेल से जानकारी लेंगे प्यारे बच्चे कि नागरिकता आखिर में होती क्या है। आप लोग जा सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैंने पॉलिटी की 2-3 वीडियोस डाल रखी है। वहाँ पर जाके स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं पहली कौन सी वीडियो है, उसके बाद कौन सी देखनी है, उसके बाद कौन सी देखनी है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया प्यारे बच्चे। उस आर्टिकल के अंदर साथ ही मैंने ये भी बताया कि अखंड भारत को अपने इस 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में कैसे तोड़ा गया, आखिर हमारा भारत कैसा दिखता था पहले, बाद में कैसा दिखने लगा, ऐसी कौन सी जर्नी थी। जैसे हमारा इंडिया बहुत सारे राज्यों से, या कह सकते हो हमारे देश से कई सारे देश कटकर अलग हुए, और फिर एक्चुअल में हमारे इंडिया का जो पोस्चर है वो अब ऐसा दिखता है जैसे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का। पहले अखंड भारत किसको बोलते थे, बाद में खंडित भारत किसे कहा गया, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पॉलिटी की। उसके अंदर मैंने पार्ट नंबर 1 को, आर्टिकल 1 से 4 को डिस्क्राइब किया है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे पार्ट नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। ठीक है जी। आज हमारी पॉलिटी की एक नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले नागरिकता को जानने से पहले तो ये समझ लें कि नागरिकता होती क्या है। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि सर नागरिकता क्या होती है। व्हाट इज सिटीजनशिप, नागरिक किसे कहते हैं माय लाल्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, हमारे भारत में सर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है जी। अगर आपसे कहूँ मैं यूएसए में कैसी नागरिकता है, तो प्यारे बच्चे विदेशों के अंदर जो नागरिकता है वो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है, यानी डुअल सिटीजनशिप है। आज हम इसी में डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप को बारे में। और सिटीजनशिप के बारे में जो आर्टिकल डिफाइन करेगा सर वो 5 से लेकर 11 तक करेगा। वी आर डिस्कसिंग द आर्टिकल नंबर 5 टू लेकर 11 तक के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे नागरिकता होता क्या है, नागरिकता में बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से आएंगे, वो सारी चीज़ें। यानी नागरिकता बनने के लिए सर एक तो ह्यूमन यानी कह सकते हो सर पर्सन होना ज़रूरी है। पर्सन के साथ साथ वो अगर वो माइनॉरिटी भी हुआ तब भी उसको एक तरीके से भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है जी प्यारे बच्चे। पर्सन के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ साथ उसे एक तरीके से भारत का नागरिकता भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात होती है सर वो अगर भारत का सिटीजन ना भी हुआ, बाद में भी अगर उसको लेना चाहता है नागरिकता तो भी मिल जाती है। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट हैं जिसमें नागरिकता के बारे में जानेंगे। आखिर आप लोगों से पूछना चाहूँगा नागरिक किसे बोलते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चे नागरिकता उसे कहा जाता है, नागरिक उसे बोलते हैं कि कुछ स्पेशल तरीके के राइट्स जो एक ह्यूमंस को या वहाँ पर रहने वाले पर्सन को दिए जाते हैं। जैसे मैं हूँ इंडिया के अंदर रह रहा हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल राइट्स मिल गए। जैसे ऐसा नहीं है कि स्पेशल राइट्स में ऐसा मिल गया कि जी आप उठाओ पत्थर मार दिया खींच के, जी मेरा स्पेशल राइट था भाई वाई एम, तो आप लोग कह दो जी हम भारत के नागरिक है, किसी की खोपड़ी फोड़ सकते हैं। भारत के नागरिक का मतलब ये नहीं कि किसी की खोपड़ी फोड़ दो आप। कोई पाकिस्तानी आया जैसे सीमा हैदर है, ये मार दिया खींच के, बनटाक खींच के, ये मार दिया उसको, भारत की नागरिक नहीं है ये। ऐसा काम नहीं है जी, दिस इज़ नॉट योर स्पेशल राइट्स। ठीक है जी। स्पेशल राइट इन द सेंस मान के चलो कि भारत में अगर आप रह रहे हो तो भारत के कुछ नियम कानून मिल जाएंगे आपको, भारत के एक तरीके से स्पेशल कंडीशंस मिल जाएंगी, राइट्स मिल जाएंगे। जैसे भारत में रहने के बाद आप भारत में रह के वोट डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। भारत में रह के आपको स्पेशल राइट्स के केस में आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो, भारत में रह के नौकरी कर सकते हो, भारत में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, भारत में आधार कार्ड बन सकता है, भारत में आईडी प्रूफ है आपका, भारत में सिम कार्ड ले सकते हो, भारत में हर तरीके की सुविधाओं को एक तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। एक भारत के नागरिक होने के अनुसार आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो ये छोड़ दो, आपको एक तरीके से आप आधार कार्ड नहीं बनवा सकते अपना। ठीक है जी। आधार कार्ड छोड़ो, आप भारत के राष्ट्रपति ये सारी चीज़ें ये कुछ नहीं बन सकते ना, भारत के अंदर रह के नौकरी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक आप भारत के नागरिक नहीं, ये सारे के सारे राइट्स नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है, नागरिकता उसे बोला जाता है कुछ स्पेशल तरीके के राइट्स जो भारत के लोगों को दिए गए।
उन्हीं तरीके के लोगों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, भारत की नागरिकता कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं कह दूं कि जी हमारे इंडिया के अंदर कैसी सिटीजनशिप है, तो आप ये बोलेंगे प्यारे बच्चे, हमारे इंडिया में आती है सिंगल सिटीजनशिप। कैसी सिटीजनशिप आती है भारत में? सिंगल सिटीजनशिप आती है। अब ये जान लेते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप प्यारे बच्चे बोलते किसको है। हमारे इंडिया के अंदर बोला जाता है कि हमारा जो भारत है, अगर आप भारत के दायरे में आ गए, इन द सेंस अगर हम इंडिया में एंटर कर जाते हैं और इंडिया में मान के चलो मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, यूपी का रहने वाला हूँ, मानना क्या है मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ और यूपी का नागरिक हूँ, या कह सकते हो सॉरी, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो भारत का नागरिक हूँ, इंडिया का सिटीजनशिप है मेरे पास। लेकिन अगर मैं यूपी में रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूपी का भी नागरिक हूँ। मैं यूपी का नागरिक नहीं हूँ प्यारे बच्चे, मैं यूपी का नागरिक नहीं हूँ। इंडिया का नागरिक तो हूँ, लेकिन यूपी का मैं क्या हूँ? निवासी हूँ। यूपी का प्यारे बच्चे मैं क्या हो जाऊँगा? निवासी। यानी मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का है, लेकिन नागरिकता पूरे भारत की है। इसीलिए हमारे इंडिया में चलती है दिस इज कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप। अगर सर यूपी की भी नागरिकता होती, अगर मान के चलो अगर ये कंडीशन रख दिया जाता भारत पे कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ साथ तुम्हें एक और नागरिकता दी जा रही है कि तुम यूपी के भी नागरिक हो गए, यूपी के भी, मैं अगर मान के चलो मैं यूपी का भी नागरिक बन जाता और मैं साथ साथ इंडिया का भी नागरिक बन गया, भारत का भी नागरिक हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे यूपी से दूसरे स्टेट जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस करनी पड़ेंगी, या अदर स्टेट्स के लोग मुझे एंट्री नहीं देंगे, भाई साहब ये नहीं आ सकता, ये तो यूपी का है, इसको एंट्री नहीं देंगे पंजाब में, पंजाब के लिए अलग से नागरिकता लो, वहाँ के लिए अलग से नागरिकता लो, वहाँ के लिए अलग से नागरिकता लो। तो ये सारी कंडीशन हो जाती। ठीक है जी। जैसे मान के चलो आप अमेरिका में जाते हो, अमेरिका में आपको एक सिटी जाना है मैक्सिको, तो आपको भारत यूएसए की नागरिकता तो मिल गई, आप कहाँ जाओगे? फिर मैक्सिको जाओगे, मैक्सिको की नागरिकता अलग से मिल जाएगी। आप दूसरी सिटी में जाकर ना आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है जी। जैसे मैं यूपी की नागरिकता लेकर बैठा हूँ, तो मैं यूपी का नागरिक होने के बाद पंजाब में जाके जॉब नहीं कर सकता, मुझे जॉब यूपी में करनी पड़ेगी। ठीक है जी। मैं पंजाब में जाके जॉब नहीं कर सकता, पंजाब के नियम और कानून से नहीं बन सकता, पंजाब में घर नहीं बना सकता, पंजाब में रह नहीं सकता, मेरे सारे के सारे अधिकार सीमित हो जाते। अच्छी बात है ना कि हमें एक तरीके से पूरी सिंगल सिटीजनशिप ही मिली है। आप अब सिंगल सिटीजनशिप है, आप यूपी छोड़ के कहीं पर भी घर बना सकते हो। आप राजस्थान भाग जाओ, मेरे को राजस्थान बहुत प्यारा है, जयपुर देखूंगा, बढ़िया पिंक सिटी, और वहाँ जाके बिल्कुल वो कौन सा फोर्ट है अपना, वो हवा महल के ऊपर ही घर बना लूँगा। अरे जहाँ मर्जी बनाओ यार, आपकी नागरिकता है, लेकिन हवा महल के ऊपर घर बनाओगे तो हवा से उड़ जाओगे। तो कोशिश रहे तो आप लोग कहाँ कहाँ बना सकते हो, ऐसी ऐसी जगह घर बना सकते हो जहाँ पर आपकी नागरिकता का प्रावधान है प्यारे बच्चे। नागरिकता को लेकर यही सारी कंडीशंस स्पेशल सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग दी गई है। इसी को बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है जी। भारत की एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से हमें ये राइट्स मिल जाते हैं कि आप यूपी छोड़ो, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर घूम फिर सकते हो, आपकी नागरिकता आपके हाथ में है। यूपी के किसी भी स्टेट में जा सकते हो, रह सकते हो, काम कर सकते हो, खा पी सकते हो, वहाँ पर एक रेजिडेंशियल होम बना सकते हो, सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाती है। बट 2019 से पहले बस ये एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, ना यहाँ पर रह सकते हो, ना यहाँ पर लड़की से किसी शादी कर सकते हो, ना यहाँ पर किसी तरीके का व्यवसाय या बिजनेस कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि यूपी या कह सकते हो आपका जम्मू एंड कश्मीर जो आता था सर, ये आपका एक तरीके से इंडिया के अदर स्टेट्स में एक तरीके से गिना जाता था, और ये आता था कंडक्ट इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पर रहने के लिए आपको अलग से जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी पड़ती थी। कब सर? 31 अक्टूबर 2019 से पहले। 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपको यहाँ पर रहने के लिए दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती थी। इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल 370 आया प्यारे बच्चे, हटाया गया इसको 31 अक्टूबर 2019 को, और कहा गया कि महाराज तुम कहीं के स्पेशल नहीं हो, आप भी एक तरीके से बाकी स्टेट की तरह ट्रीट किए जाओगे। कहीं के तुम प्रधान नहीं बैठे, बाकी जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे एरिया हैं वैसे तुझे भी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर को भी एक तरीके से परमानेंटली यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। स्टेट घोषित करते तो इसके हाथ पैर हिलने लग जाते, ये पाकिस्तान के साथ चुलबुली मचा लेता, कभी ये चला जाता बाहर रहने के लिए अलग कर देता,
कोशिश मार रहा था कि जब मैं भारत से अलग हो जाऊं, धमकियां देता 50 चीज़ों की। इसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दो, यूनियन टेरिटरी बनाओ, इसके हाथ में कुछ मत दो। इसको एक ऐसा बिगड़ैल लड़का बन रखा है ये कि अपने माँ बाप को धमकियां देता था, अपने माँ बाप को मतलब दिल्ली को धमकी देता था, कहता है भारत छोड़ के भाग जाऊँगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, बात मान लो मेरी, मेरे को नया देश बनाने की आज़ादी दे दो, ऐसी ऐसी धमकियाँ देता था। माँ बाप ने बोला एक काम करो, इसकी पावर ही छीनो, इसको जितनी छूट दे दी हमने ना, जितनी छूट दी है जम्मू कश्मीर को, उतना ही उड़ता जा रहा है, इससे काम करो, बढ़िया काम करो, इसकी पावर छीन लो, इससे आज़ादी छीन लो, इसकी यूनियन टेरिटरी बना लो इसको, और पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट उंगली पे नचाएंगे इसको। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथ में ली। अब ये बेचारा चुपचाप बैठा है, अब कुछ नहीं बोलता, मार लगाई अच्छे खासी जम्मू कश्मीर को और चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठा है, अब कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए चिपका हुआ है। अब यहाँ पर जाके घर बनाओ, रहो, जो मर्जी करो, अब आपके पास जम्मू एंड कश्मीर पूरा मिल रहा है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये तो रही बात कि जो मैंने नागरिकता की डेफिनेशन दी। अगर आपसे बोला जाए नागरिकता की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग सिंपल भाषा में बोल देना कि एक तरीके के स्पेशल तरीके के राइट्स जो एक भारत में रहने वाले लोगों को दिया गया, और इसी तरीके के कंडीशंस को बोला जाता है सर भारत के नागरिकता। ठीक है जी, जो स्पेशल राइट्स जो अदर कंट्रीज़ के लोगों को ना देकर हमारे भारत को लोगों को दिया जाएगा, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, भारत की नागरिकता कहते हैं। सपोज़ करो ताजमहल है, सपोज़ करो प्यारे बच्चे ताजमहल है, ताजमहल को देखने के लिए एक इंडियन बंदा भी गया, एक पाकिस्तानी लड़की भी है, ये मान लो कौन है, ये मान लो सीमा हैदर है। सीमा हैदर कहाँ से आई थी सर, ये पाकिस्तान से आई थी। और ये कौन है, ये भाई साहब सचिन है ना, यही भाई साहब थे अपने इंडिया के, है ना, ये हमारे भाई साहब सचिन है। अब ये सचिन भाई साहब जो हैं, ये सीमा हैदर को क्या नहीं कर सकते, अगर वो ताजमहल देख रही तो ये नहीं खोपड़ी तोड़ दें उसकी। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, वो घूमने फिरने आई है, लेकिन उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, वो भारत में घूम फिर सकती है, भारत में एक तरीके से घूम सकती है, खा पी सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारत में रह के ना नौकरी कर सकती है, ना भारत में राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कुछ नहीं बन सकती, ना वोट डाल सकती है किसी को। ऐसी कंडीशन सिर्फ सचिन को मिलेगी क्योंकि ये बंदा भारत का नागरिक है। ठीक है जी, इसी तरीके के कंडीशंस को, इसी तरीके के डिफरेंस को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द सिटीजनशिप। आगे समझ में प्यारे बच्चे, अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। अब कोशिश मारेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे किस किस के बारे में। हम लोग इसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि जब भारत का कानून या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस समय ऐसा बताते थे कि हमें दिमाग में इतने सारे कंसेप्ट नहीं थे कि हम भारत के नागरिक, एक तरीके से नागरिकता जैसा कोई कानून हमारे दिमाग में इतना आया नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी लॉज थे वो हमने दूसरों देशों के संविधान को देखा, 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा हमने, जिसमें से हमें 10 बेस्ट देश के कॉन्स्टिट्यूशन लगे। उनमें से जो नागरिकता वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबसे अच्छा लगा वो प्यारे बच्चे ब्रिटेन के संविधान से अच्छा लगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि हमने सिंगल सिटीजनशिप या कह सकते हो सिटीजनशिप एक्ट कहाँ से लिया, तो आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से लिया। कहाँ से लिया प्यारे बच्चे, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे अडॉप्ट किया था। इसकी विचारधारा सबसे पहले किसने दी थी, नागरिकता की विचारधारा देने वाला सबसे पहला बंदा कौन था सर, अरस्तु था। अरस्तु के दिमाग में सबसे पहले नागरिकता जैसा शब्द के बारे में क्या हुआ सर, जन्म उठा, और इसी के आधार पर ही इसने नागरिकता जैसे अधिनियम के बारे में कुछ बातें बोली थी। अब बात यहाँ से ये आती है कि उस समय हमारे भारत के नागरिकता जैसी चीज़ों के बारे में क्या क्या बात बोली गई। अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चे, उस समय नागरिकता के बारे में कौन कौन से कंसेप्ट बोले गए उसे देखते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय नागरिकता से संबंधित कुछ एक तरीके से क्या क्या कंटेंट बोले गए वो जानते हैं प्यारे बच्चे। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं कि नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली गई वो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे, मैंने क्या क्या बताया, हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, जो कंसेप्ट किसका है, नागरिकता का है, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, और इसी में बात आती है सिंगल सिटीजनशिप की, जिसे हम लोग भारत में कहने वाले कौन सी नागरिकता है, दिस इज कॉल्ड एकल नागरिकता। कौन से देश से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सबसे पहले विचारधारा किसने दी थी, अरस्तु ने दी। तो इसी में सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 8 तक जितने भी लॉ सिटीजनशिप से रिलेटेड बनाए गए हैं, उनकी सबसे खास बात यह है प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे लॉज उस समय को ध्यान में रख के बनाए गए थे जब हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना था।
और वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जितने भी आपके आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक हैं, ये सारे आर्टिकल 1948 को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। 1948 में आपको पता होगा भारत का पार्टीशन हुआ था, जिसमें भारत से एक नया देश अलग हुआ था जिसे बोलते हैं पाकिस्तान। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब उस समय हमें ज़रूरत जो दिमाग में चला, हमारे सामने जो स्थिति नज़र आई, उस स्थिति को ध्यान में रखकर हमने आर्टिकल 5 से लेकर 8 बनाए थे। हालांकि आज इसका कोई रोल नहीं है प्यारे बच्चे। आज के टाइम में ये आर्टिकल 5 से 8 इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ये उस समय के ध्यान में रखकर बनाए गए थे जब भारत का पार्टीशन पाकिस्तान के साथ हुआ। भारत का एक तरीके से हिस्सा टूटकर अलग हुआ जिसे बोला गया पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान आगे चलकर खुरापात मचाने लगा, जिसकी वजह से हमने कुछ अधिनियम बनाए भारत के नागरिकों को लेकर, और उसी को बोला गया था आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में क्या बात बोली गई वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में एक बात बोली गई कि संविधान के आरंभ में, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, संविधान के आरंभ में। आरंभ का मतलब क्या होता है? आरंभ का मतलब होता है जब हमारा संविधान बनकर एक तरीके से तैयार हुआ। और संविधान का आरंभ क्या होता है प्यारे बच्चे? संविधान के आरंभ का मतलब होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 के आधार पर हमने भारत के अंदर एक लॉ बनाया। हमने भारत के अंदर ये लॉ बनाया कि भारत के लोगों को नागरिकता उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि उस समय पार्टीशन हो चुका था। आर्टिकल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये बात तब बोली गई जब पार्टीशन हो चुका। पार्टीशन हो जाने के बाद हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई थी, ये मान के चलो कि आपको पता होगा 1947 में हमारे देश का क्या बना सर? कॉन्स्टिट्यूशन बना, और अगले साल ही भारत से एक नया देश अलग हो गया जिसको बोला गया सर पाक। और इस पाकिस्तान जैसी बनाना, तो ऐसा बताते हैं इस बॉर्डर के पास, पंजाब वाले बॉर्डर के पास इतने सारे लोग थे जो हिंदू लोग जो थे, हिंदूज हो गए, इधर भी हिंदूज थे, इधर भी मुस्लिम्स थे, इधर भी मुस्लिम्स थे। तो कुछ हिंदूज इधर माइग्रेट करने लगे, कुछ मुस्लिम्स इधर माइग्रेट करने लग गए, कुछ मुस्लिम इधर माइग्रेट करने लगे, कुछ हिंदू इधर माइग्रेट करने लगे। इसी आवाजाही के अंदर इन लोगों ने एक दूसरे को मार काट दिया। इतना मारा कि किसी की गर्दन अलग हो गई, किसी की फैमिली तबाह हो गई, कोई बच्चा अनाथ हो गया, किसी के माँ बाप नहीं रहे, किसी के बच्चे नहीं रहे। एक ऐसी रेप की कंडीशन पैदा हो गई कि कोई रूल एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या रिलीजन के आधार पर लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई बच्चे कि ये मान के चलो कि भारत की नागरिकता तो छोड़ो, भारत को संभालना मुश्किल हो रहा था। उस समय हमें ध्यान में आया कि भाई लॉज एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कोई भी बंदा भारत में आता जाएगा और भारत से बहुत सारे लोग निकलते जाएंगे, जिसकी वजह से ये लड़ाई का झगड़ा और कभी मामला शांत नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए भारत ने आर्टिकल 5 जोड़ा। आर्टिकल 5 को बोला, आर्टिकल 5 में बोला कि संविधान के आरंभ के अंदर 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग जो भी बंदा भारत में जन्म लेता है, जो भी बंदा भारत में जन्म लेगा उसे भारत की क्या दी जाएगी प्यारे बच्चे? नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहला लॉ ये बनाया था। संविधान के आरंभ में 26 जनवरी 1950 को ये बात बोल दी गई स्पष्ट रूप से और बिल्कुल डेफिनेट रूप से कि जो भी बंदा भारत की इंडियन टेरिटरी के अंदर जन्म लेता है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें पाकिस्तान लोगों ने माना क्या? छापा कैसे? इन दोनों बंदों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में भी अगर नागरिकता लेनी हो तो सबसे बढ़िया कंसेप्ट क्या है, एक काम करो, आप लोगों को पता होगा मुस्लिम्स में क्या होता है जी, एक रियल कंडीशन में बता देता हूँ, मुस्लिम्स में 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियाँ भी कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होते थे, ये लोग शादी वादी करते थे। शादी वादी करने के बाद 2 वाइफ तो यहाँ रखते थे, 1 वाइफ को इंडिया भेज देते थे। कहते जा ताजमहल वगैरह देख के आ। ताजमहल देखने गया, ताजमहल देखने के बाद वहीं डिलीवरी होगी। जैसे डिलीवरी हुई और वो बच्चा कहाँ पर एक तरीके से जन्म ले गया, भारत के बाहर, या कह सकते हो पाकिस्तान के बाहर, इंडिया में जन्म ले गया। तो जैसी डिलीवरी हो गई तो इसको नागरिकता कहाँ की मिल गई प्यारे बच्चे? भारत की मिल जाती थी। भारत की नागरिकता मिल गई। तो उस कंडीशन में इनको लगा कि भाई इस लॉ का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, जन्म के आधार वाली नागरिकता को कैंसिल करा। उन्होंने कहा कि ये तो काम गलत हो रहा है भाई, जन्म के आधार पर नागरिकता तो कोई भी बंदा भारत में आएगा, इसने किसी ने जन्म ले लिया घूमते फिरने में और उसी के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे तो ब्रिटिशर्स आ जाएंगे एक ना एक दिन घूमते फिरते।
और ब्रिटिशर्स को तो आपको पता ही है, ताजमहल घूमने फिरने जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज नज़र आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी मैडम, एक सेल्फी, एक सेल्फी लेते लेते मान के चलो एक बेबी हो गया, उसी के साथ आपकी भी फ़ोटो आ गई, उसी में आपके भी उस बेबी का भी नागरिकता मिल गई आराम से, एंग्लो इंडियन बन गया। वो एंग्लो इंडियन नहीं बनेगा, एंग्लो इंडियन तो तब बनेगा जब वो इंडियन से शादी करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है प्यारे बच्चे, जैसे मान के चलो अगर इन कंडीशंस में अगर कोई भी ब्रिटेन की औरत है, ये घूमने फिरने आई, एनी बेसेंट मान लो कुछ समय के लिए एनी बेसेंट आई घूमने फिरने के लिए, ताजमहल कह रही वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल, वाह हाउ स्वीट। उसके बाद जा रही थी अचानक लेबर पेन उठा, उसके बाद डिलीवरी हो गई, अगले दिन इंडिया में ही उनका बेटा पैदा हो गया, और इंडिया के अकॉर्डिंग ही वो बेटा जो होगा भारत का नागरिक, मम्मी कहाँ है, ब्रिटेन की। तो इस कंडीशन में जन्म वाली कंडीशन तो बड़ी खतरनाक हो रही थी। इससे तो भारत की पॉपुलेशन ये मान के चलो 140 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब तो। फिर दोनों इंडिया ने सोचा कि ये भाई ये लॉ गलत बन रहा है, जन्म के आधार पे नहीं देंगे। फिर इन्होंने सोचा जिनके माँ बाप भारत में होंगे, जिनके मम्मी पापा भारत के होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिनके मम्मी पापा में से कोई एक भारत का हो, उसे भारत की नागरिकता देंगे। ये कंडीशन दूसरी रखी गई थी, ये कंडीशन प्यारे बच्चे दूसरी रखी गई थी, जिसमें बोला गया जिनके माँ बाप भारत के होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इस कंडीशन में भी इन्होंने क्या किया, गलत फ़ायदा उठाया। जैसे एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ से कोई पाकिस्तान से बंदा कोई पढ़ने लिखने के लिए इंडिया गया। इंडिया जैसे आप लोग ही जाते हो, हम लोग भी इंडिया का क्या करते हैं, हम लोग भी एक स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, कनाडा चला जाते हैं, कहीं हम लोग मान के चलो हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। वैसे ही मान के चलो पाकिस्तान लोग पढ़ने के लिए कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। तो वैसे भी यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पढ़ने लिखने के लिए कहाँ पर एंट्री मार रहे हैं, इंडिया में एंट्री मार रहे हैं। इंडिया में जब एंट्री मारते थे तो ये लोग दिखाते थे क्या, लीगली डॉक्यूमेंट में कि जी हम पढ़ने स्टडी वीज़ा लगा के इंडिया जा रहे हैं। स्टडी वीज़ा लगाने के बाद वहाँ जाके क्या कर लेते थे, वहाँ जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद किसी लड़की से अफेयर किया, उससे शादी वादी करी, शादी वादी करने के बाद बेबी पैदा हो गया। अब बेबी पैदा हो गया तो बेबी को क्या मिल गई, भारत की नागरिकता मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि उसमें पहले बोल दिया मम्मी और पापा में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। मम्मी क्या है यहाँ पे, इंडिया की नागरिक है, पापा कहाँ के नागरिक हो गए, पाकिस्तान के। तो उसके आधार पर उसको नागरिकता कहाँ की मिल जाती थी, इंडिया की। अब ये कंडीशन आई तो भाई ये भी कंडीशन में रूल गलत होने लग गया। उन्होंने कहा कि भाई इसका भी मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो कोई बंदा भारत में घूमने फिरने आया, वहीं की लड़की से शादी करी, वहीं की लड़की से शादी करने के बाद वहीं से बेबी हो गया, और वहीं से अकॉर्डिंग उसको शादी के अकॉर्डिंग क्या मिल गई, नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे तो ये भी काम गलत हुआ, इसे भी इनवैलिड माना गया। अब इसमें एक और नया शब्द जोड़ा गया। अब इसमें बोला गया कोई भी इनवैलिड तरीके से अगर भारत में आता है, इनवैलिड तरीके से अगर कोई भारत में आता है, तरीके से भारत में आएगा, उसे विशेष आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे वो बंदा आएगा, अगर वो स्टडी वीज़ा लगा के आए तो स्टडी वीज़ा में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके एक तरीके से लड़की से शादी करे, उसके बाद बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इनवैलिड तरीके से भारत में कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। किसी और पर्पज़ से आता है, भारत का नागरिक बनने आता है और उसके बाद लड़की से शादी करता है, तब भारत की नागरिकता मिलेगी उसको। चौथा पॉइंट इसमें ये जोड़ा गया प्यारे बच्चे, वैसे ये इसी का पॉइंट माना जाएगा। चौथा पॉइंट ये जोड़ा गया 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के प्रारंभ में, संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से जितने भी बंदे भारत में रह रहे होंगे उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब 1950 से 5 साल पीछे चले जाओ तो कितना होगा, 1945। और 1945 में तो आपको पता है जी माउंट बेटन भी भारत में था। माउंट बेटन के साथ साथ प्यारे बच्चे कौन कौन थे भारत के नागरिक में, एनी बेसेंट भी थी। इन सभी को भारत की नागरिकता भी मिली। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जिनको भारत की नागरिकता भी मिली, और यही अंग्रेज बाद में इंडियन से शादी कर लेते हैं, जिनसे कोई बेटा पैदा होता है उन्हें एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया गया फिर। तो ये कंडीशंस थी आर्टिकल नंबर 5 की, इसी को बोला गया प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 5। एक बार मुझे बताएंगे आर्टिकल 5 सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 5 अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 6 पे। आर्टिकल 5 क्या है प्यारे बच्चे, ये उस कंडीशन के बारे में दोहराता है। अब एंट्री मारते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चे 6 पर। आर्टिकल 6 क्या बोलता है उस चीज के ऊपर बड़े गौर से समझेंगे। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल 6 इसी को कहा जाएगा प्यारे बच्चे अनुच्छेद 6।
क्या बात बोली गई थी इसमें? इसमें बोले गया था कि जितने भी बंदे, आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है वैसे एक शब्द में, जितने भी बंदे पाकिस्तान से, कितने भी बंदे प्यारे बच्चे पाकिस्तान से भारत की ओर आएंगे, क्या बोला इसमें, जितने भी बंदे पाकिस्तान से भारत की ओर माइग्रेट करेंगे उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जितने भी बंदे पाकिस्तान से माइग्रेट करके कहाँ की ओर आएंगे प्यारे बच्चे, भारत की ओर आएंगे, भारत की ओर आएंगे, या भारत की ओर छोड़ो भारत में आएंगे, उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की क्या देंगे प्यारे बच्चे, नागरिकता दी जाएगी। ये कंडीशन रख दी गई थी आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 6 में जो भी बंदे भारत के अंदर आएंगे, या कह सकते हो प्यारे बच्चे पाकिस्तान से भारत की ओर मूव करेंगे, उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर ना ये कंडीशन पैदा हो गई थी कि ऐसे बहुत सारे बंदे थे जो पार्टीशन से पहले ही 1948 से पहले ही भारत से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। पार्टीशन नहीं हुआ था फिर भी सिंध में जाके घुस गए। कहते जी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, सिंध में रहेंगे, छोड़ दिया, भारत छोड़ के भाग गए सिंध में। कहते हैं यहाँ मज़े काटेंगे बढ़िया से, यहाँ खुली हवा में रहेंगे। पार्टीशन हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े में देखा तो सिंध के लोगों में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की आ गई, और मुस्लिम्स में एक दे कट्टा दे गोली, दे कट्टा दे गोली धड़ाधड़ चल रही है। जो बंदे यहाँ पर पहली छोड़ के भाग गए तो वो कहते हैं जी यहाँ पे तो और ख़तरनाक है, ये तो बहुत ख़तरनाक दुनिया है, यहाँ तो हमें मान के चलो आज अगर हम जिंदा बचे हैं तो कल शायद बचे ही ना, गायब बोलो यहाँ से, उल्टा भाग लो भारत की ओर। समझदारी इसी में है कि यहाँ रहना सही नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ माइग्रेट कर गए, भारत की ओर। भारत कहता है जी अब ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि तुम बार बार जाओ, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार आओ। तो भारत ने कहा एक काम करो, ऐसे तो ये बार बार आते जाते रहेंगे, इन्होंने तो एक तरीके से बिल्कुल रॉक गार्डन समझ रखा है, आओ जब मर्जी निकल जाओ, आओ जब मर्जी चले जाओ। ये थोड़ी ना है कि आओ जब मर्जी चले जाओ, कोई सीमा कानून भी तो होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या बना दी, भारत ने बोल दिया कि एक परमिट पॉलिसी बनाओ। 19 जुलाई 1948 में इंडिया ने क्या बनाई सर, परमिट पॉलिसी। एक पॉलिसी लागू कर दी जिसे बोला गया परमिट पॉलिसी। अब नियम कानून के आधार पे इंसान जाएगा। यहाँ पे क्या था कि जब भी कोई मर्जी अपनी मर्जी से आता जाता था ना, तो हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था, और लड़ाई झगड़े की वजह से और वो चीज़ें आतंकवाद में बदल जाती थी, टेररिज्म्स में बदल जाती थी, और एक तरीके से झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि हत्याएं हो जाती थी। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भारत ने पॉलिसी बनाई जिसे बोला गया परमिट पॉलिसी। इस परमिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भी बंदा पाकिस्तान या इंडिया से भारत की ओर जाता है या पाकिस्तान से भारत की ओर आएगा, तो उस बंदे को पहले तो उस कंडीशन में पाकिस्तान में अपना रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर आया था, अब मैं यहाँ से माइग्रेट करके भारत की ओर जा रहा हूँ, मेरी उम्र ये है, मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, पूरी डिटेल देगा और उसके बाद इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। भारत परमिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता देगा। ये कंडीशन रखी गई थी आर्टिकल नंबर 6 में। यानी कि पहले तो कोई भी आता जाता था, लेकिन अब एक तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसे बोला गया प्यारे बच्चे परमिट पॉलिसी। जो कब से लागू की गई भारत में, तो आप बोलोगे 19 जुलाई 1948 से। कब से लागू की गई प्यारे बच्चे, 19 जुलाई 1948 से इसी को परमिट पॉलिसी कहा गया। आगे की एंट्री करते हैं। आगे की एंट्री में बात करेंगे सर प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 तो हो चुका था, इसके अंदर ना एक और कंडीशन रखी गई। 19 जुलाई 48 से पहले भारत के अंदर कोई भी आ जा सकता था, यानी कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का नियम कानून प्यारे बच्चे नहीं था। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद ये कंडीशन पूरी तरीके से रख दी गई कि अगर अब वो बंदा भारत में एंट्री मारता है, अगर वो अब भारत में एंट्री मारता है तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर द परमिट पॉलिसी के बाद ये कंडीशन अलाउ कर दी गई कि पहले तो अगर कोई, जब परमिट पॉलिसी नहीं थी तब तो अगर आप पाकिस्तान से भारत आओगे तो उसी समय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन परमिट पॉलिसी के बाद इंडिया ने एक रूल रख दिया, कहते हैं कि अब कोई पाकिस्तान से भारत की ओर आएगा प्यारे बच्चे तो उसे 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद उसे परमिट पॉलिसी के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। अब रूल एंड कंडीशंस बन गई थी और आर्टिकल नंबर 6 में इसे साफ साफ रूप से बता दिया गया। अब एंट्री मारते हैं प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 7 पे।
आर्टिकल 7, जिसे अनुच्छेद नंबर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, 7 कहेंगे। 7 में क्या बात बोली गई, इसमें पाकिस्तान से भारत की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, इसमें उल्टा कर दो। इसमें प्यारे बच्चे कहां से कहां की ओर माइग्रेट करेंगे, जो बंदे भारत से पाकिस्तान की ओर मूव कर रहे हैं, भारत से पाकिस्तान की मूव कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे हैं, उन सभी को भारत की क्या दी जाएगी, उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन सभी को प्यारे बच्चे भारत की क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। जो बंदे भारत से पाकिस्तान मूव कर गए थे और उसके बाद फिर से पाकिस्तान से भारत की ओर मूव करके आएंगे, तो उन सभी को दोबारा से भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 में ये साफ साफ बोल दिया गया था। मैंने क्या बताया था कि इंडिया का पार्टीशन होता है प्यारे बच्चे 1948 में, लेकिन कुछ ऐसे महान पुरुष आदमी थे जिनको पहले से ही एक एस्ट्रोलॉजी नहीं होते जो ज्योतिष शास्त्र देखते हैं जी, हाथ देख के बता दे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी अभी फटाफट, कुछ महीने एक तरीके से जल डालो और गाय को रोटी खिलाओ, उसके बाद ये मान के चलो 5 महीने में तुम्हारी हाथ में नौकरी, यानी 6 महीने का पहले से फीचर देख लिया है ना। वही चीज़ है यहाँ पर, कुछ बंदे एस्ट्रोलॉजर थे जिनने पहले देख लिया जी पार्टीशन तो होगा, एक काम करते हैं लड़ाइयाँ तो होंगी आगे चल के, इससे पहले गोली हो जाते हैं पूरे भारत से। तो ये बंदे ऐसे थे जो क्या हो गए, पहले ही गोली मार लेते हैं, मतलब गोली मतलब एक तरीके से दूसरी जगह एडजस्ट हो जाएंगे। कब भाग गए थे सर ये, 1 मार्च 1947 को प्यारे बच्चे, 1 मार्च 1947 को ये भारत छोड़कर कहाँ की ओर माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान। फिर साल आया 1948 का, धुआंधार गोलियां चली, ये अरे दाग देंगे रे तेरे को, ऐसे ऐसे आवाज़ निकाल रहे, ठीक है जी, ऐसी ऐसी आवाज़ लगा रहे, जनाब गोली मार दें इसको, ऐसे आवाज़ निकाल रहे। तो आधे से ज़्यादा बंदे डरने लग गए, कहते हैं अरे गलत मुल्क में आ गए लग रहा है, यहाँ तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, गाय बोलो यहाँ से। फिर उल्टा भागे लोग, जैसे उल्टे भागे तो आर्टिकल 7 से कौन बोलते हैं, आर्टिकल 7 से इंडिया कहता है अरे आ गए आप लोग, मतलब सीधी सी बात है, वही बात होगी तुम्हारे लिए। तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुस्से से तो तुम पाकिस्तान ऐसे चले गए थे जैसे वापस मुड़ के देखोगे भी नहीं, लेकिन देखा तो अगले दिन तुम फिर इंडिया में पहुंच गए। अब क्या करें तुम्हारे साथ, हो तो तुम हमारे बच्चे, एक काम करो आओ, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप ये थोड़ी ना तुम्हें बाहर निकाल देंगे परमानेंट, आ जाओ प्यारे बच्चे आ जाओ, तुम्हें भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन 6 महीने वेट करो। जब इतनी गलती करिए तो 6 महीने का वेट करने में क्या दिक्कत है, 6 महीने का वेट करो, उसके बाद तुम्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7 ने बात को स्पष्ट किया। आर्टिकल 7 के बाद एंट्री मारेंगे प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 8 पे। आर्टिकल 8 जिसे अनुच्छेद नंबर 8 के नाम से बोला जाता है, डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल नंबर 8, और ये 8 किसके बारे में बताएगा प्यारे बच्चे, वो बात कर लेते हैं। इसमें बात ये बोली गई कि जो बंदा भारत के बाहर रह रहा होगा, भारत के बाहर रह रहा होगा भाई, उन सभी की भारत की नागरिकता बनी रहेगी। भारत की नागरिकता प्यारे बच्चे बनी रहेगी, ख़त्म नहीं की जाएगी। भारत की नागरिकता प्यारे बच्चे बनी रहेगी। इस चीज़ को कौन डिफाइन करेगा, आर्टिकल नंबर 8। जैसे मान के चलो आप ही लोग हो, अब नौकरी नहीं लग रही हम लोगों की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जी बाहर निकल जाए देश से, अपने इंडिया को क्या कर लेते हैं, अपने इंडिया से माइग्रेट करके यूएसए का, या कह सकते हो डोंकी लगा के यूएसए निकल जाते हैं, या कनाडा का वीज़ा लगवा लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं। स्टडी वीज़ा लगवाया और कहाँ निकल गए आप लोग, वे टू कनाडा चले गए, वहाँ पे जाके आपने स्टडी वीज़ा लगवाया, वहाँ पे जाके पढ़ लिख रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म होगी वहाँ जाके पढ़ रहे हो, तो वहाँ की नागरिकता, आपकी भारत की नागरिकता तभी ख़त्म होगी जब आप कनाडा का पीआर ले लेते हो। जैसे ही कनाडा के परमानेंट रेसिडेंट बने, आपकी नागरिकता यहाँ से कैंसिल, आप वहाँ के पीआर बन गए, अब वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो, यहाँ की नागरिकता खत्म। इसी चीज़ को आर्टिकल 8 में डिफाइन किया गया कि भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति, भारत की नागरिकता उसकी तब भी बनी रहेगी जब तक वो परमानेंट उस देश का नागरिक नहीं बन जाता। इसे आर्टिकल नंबर 8 ने डिफाइन किया। नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 में क्या बात बोली गई, इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल नंबर 9 ने बोला है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपके स्वयं की नागरिकता खत्म। विदेशी नागरिकता जैसे ली, विदेशी नागरिकता लेने पर खुद की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपकी खुद की नागरिकता खत्म। इसी को बोला गया प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 9, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी खुद की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उस देश में जहां पर रह रहे हो इंडिया की नागरिकता खत्म। ठीक है जी, अगर वहां पर सेटल, यहाँ से गइल, उसको हम लोग बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, अगर वहाँ पे सट गइल तो वहाँ से गइल। ठीक है जी तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप लोग अगर यहाँ से वहाँ पे जाके सट गए, वहाँ पे जाके सेटल हो गए, तो यहाँ से नागरिकता गई, आप एक तरीके से क्या हो गए, आपकी सिटीजनशिप यहाँ की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, ख़त्म कर दी जाएगी। इसी के बारे में आज यही कि इसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 10 में। अनुच्छेद नंबर 10 क्या बोलता है उसे ध्यान रखते हैं। अनुच्छेद नंबर 10 ने क्या बोला उसे ध्यान से समझेंगे। नागरिकता का बना रहना तब तक एक तरीके से क्या है सर पॉसिबल है, जब तक आप भारत में रह के किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी नहीं करते, तब तक आपके भारत में नागरिकता बनी रहेगी। मान के चलो कल मान के चलो हरियाणा में या किसी भी स्टेट में पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको इस बात की बड़ी खुशी है कि जी प्रधानमंत्री आ रहा है, हम देखेंगे उसे, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी किसी को गुस्सा आ रहा है भाई प्रधानमंत्री पे, उनने पत्थर लिया ऐसे छिपा रखा है, जैसे ही भाषण देने आया प्रधानमंत्री उठाया पत्थर खींच के मारा, जैसे ही मारा प्रधानमंत्री जी को उतने में पब्लिसिटी मीडिया पहले प्रधानमंत्री पे कैमरा घुमा रही थी, फिर तुम्हारे पे घुमाएगी, कहते यही देखो यही है वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री के ऊपर उठाया एक पत्थर और बिना फालतू में मारा। गौर से देखिए इस बंदे को, है ना पागल, क्या की जाए, इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, हाँ खत्म कर दी। वैसे ही जैसे इलीगल कोई काम किया नागरिकता वहीं से उड़ जाएगी तुम्हारी। मान के चलो किसी ने एक तरीके से गोली मार दी, कुछ ऐसा काम कर दिया, एक तरीके से भारत की कोई खुफिया बातें भारत के द्वारा ये कह सकते हो किसी दूसरे देश को पहुंचाता है, दिस इज कॉल्ड इलीगल एक्टिविटी में काउंट होता है और उसे भारत की नागरिकता से ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता से प्यारे बच्चे ख़त्म कर दोगे। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में जैसे मान के चलो आप हो, एक आपने पड़ोसी रहते हैं, पड़ोसी साहब, ठीक है जी बगल में, तो आप मम्मी पापा रहते हैं और आप उनके बेटे हो और यहाँ पर पड़ोसी रहते हैं, तो इन पड़ोसियों की आपसे बनती नहीं, लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, मनमुटाव है दोनों में। और उतने में आपने क्या किया कि जब लड़ाई चल रही थी इनके बीच में पड़ोसियों के साथ तुम्हारी, तो आप लोगों ने जी तारीफ़ मार दी इनकी, अपने पड़ोसियों की, आपने कहा जी बगल वाले कितने बढ़िया हैं, खाना देखो कितना अच्छा बनाते हैं, आप तो पता नहीं कैसे खाना बना रही हो यार, मज़ा सा नहीं आ रहा खाना खाने में। तो घर वाले लात मार के निकालते, निकल वहीं पे जाके, यहाँ क्यों आया तू, वहीं पे जाके रह ले, उन्हीं के साथ ज़्यादा बसा पड़ा है तो वहीं जाके रह ले, यहाँ क्या करने आया तू फिर, हैं। मतलब वैसे हमारा देश भी करेगा। तुमने अगर पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी और नारे लगा दिए भारत में रह के, पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी गदर 2 आ रही है देखो जाके उसमें, ठीक है जी, सानी देओल फिर से आ रहा है उसके अंदर पूरी जोश के साथ। वैसे ही अगर भारत में रहकर अगर आप पाकिस्तान के नारे लगाते हो तो आपको भारत से बाहर निकाल देंगे। इलीगल एक्टिविटी, भारत के अंदर रह के इलीगल काम नहीं करने का, इलीगल काम करने का तो भारत को छोड़ के निकल जाने का, फिर भारत में एंट्री नहीं मिलने का। और उसके बाद अब तो लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़े से सख्त हो गए हैं, इतनी जल्दी नागरिकता भी नहीं देंगे फिर, ठीक है जी। आ जाओ अनुच्छेद नंबर 11 पे। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 साफ शब्दों में एक ही बात बोलता है कि जी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाएगा, नागरिकता से रिलेटेड जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनेंगे, कानून बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद बनाएगी। और संसद में भी से भी कौन सा मंत्रालय बनाएगा? संसद में से भी कौन सा मंत्रालय प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे होम मिनिस्ट्री बनाएगी। कौन बनाएगी? होम मिनिस्ट्री बनाती है, गृह मंत्रालय बनाएगा। यानी अमित शाह जी भारत से संबंधित जितने भी नागरिकता के कानून होंगे उसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी को बोला गया भारत की नागरिकता के बारे में कुछ रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हो। हाउ मेनी टाइप्स यू गेट द इंडियन सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत की नागरिकता लेने के कितने तरीके के प्रकार हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स बच्चे, भारत की नागरिकता लेने के कितने तरीके के प्रकार आपको मिलेंगे? उन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। सर इंडिया में नागरिकता लेने के लिए कितने टाइप का यूज़ करना पड़ता है? तो याद रखना, इंडिया में नागरिकता आपको कितने टाइप से मिल सकती है? तो आप आंसर देंगे सर 5 प्रकार से भारत में नागरिकता मिल सकती है। कितने प्रकार से बच्चे? 5 टाइप से आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। 5 प्रकार कैसे? ब्रांड शब्द याद कर लेना,
कौन सा शब्द याद करोगे प्यारे बच्चे? ब्रांड। ब्रांड कौन सा ब्रांड? पूमा, पीटर इंग्लैंड, फलाना ढिमकाना 50 ब्रांड? नहीं, ब्रांड शब्द याद कर लेना। इस ब्रांड शब्द के अंदर आपको 5 तरीके के वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, इन्हीं 5 प्रकार को बोलते हैं। भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको जन्म से भी मिल सकती है, बाय बर्थ, बिफोर, बाय बर्थ। भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्टर्ड भी हो सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन, हिंदी में बोले तो पंजीकरण। एरिया वाइज भी भारत की नागरिकता मिलती है। नेचुरलाइजेशन से भी भारत की नागरिकता मिलेगी। और एक तरीका का क्या होगा प्यारे बच्चे? डिसेंट के आधार पर भी भारत की क्या मिलेगी? आपको नागरिकता मिलेगी। डिसेंट के आधार पर भी भारत की क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। डिसेंट के आधार पर भी क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी आप लोगों को। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है। डिसेंट के आधार से भी मिल सकती है, और भी तरीके हैं जिससे आपको भारत की प्यारे बच्चे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी। लेकिन याद रखना कि सर सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? तो प्यारे बच्चे आप इतना बोलेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट जो था वो आया था 1955 में। एक्चुअल में संविधान में इसके लिए जो कानून बना था वो 1955 में बना, जिसमें सबसे पहली बात उठाई गई प्यारे बच्चे बर्थ के बारे में। बर्थ से ये बात बोली गई थी। और सिटीजनशिप एक्ट से प्यारे बच्चे जब कानून बना था ना, तो कानून, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम शुरू में करते हैं तो उसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो जब हम लोग ये कानून बना रहे थे ना सिटीजनशिप का, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हमसे। उन गलतियों को सुधारा भी तो जाता है, ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी भर गलतियां करते रहोगे। तो कानून जब बनाया जा रहा था तो बहुत सारी गलतियां हुई हमसे। गलतियां भी किसी तरीके से हुई, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और इसके अंदर हमने सुधार भी किए। जैसे अगर हम बात करें सर, गलतियां होने के बाद हमने सुधार कब कब किए? पहला सुधार किया 1986 में, दूसरा सुधार किया 1992 में, तीसरा सुधार किया 2002 में। कब किया प्यारे बच्चे? 2003 में किया। 2003 के बाद 2005 में, मतलब सुधार पे सुधार चल रहे थे ये। सुधार पे सुधार, कई सारे सुधार किए। 2003 में किया, 2005 में किया, 1992 में किया, 1986 में किया। कई तरीके के सुधार हमने किए। कब सर? नागरिकता के संबंधित रूप से किए थे। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला बर्थ की बात करते हैं। बर्थ में बोला गया है कि जिन बंदों का भारत में जन्म होगा उन सभी को भारत की नागरिकता देंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिन बंदों को भारत में जन्म होगा और उनको अगर भारत की नागरिकता देते हैं, तो ऐसे तो कोई भी विदेशी बंदा भारत में घूमने फिरने आया, मैंने आपको क्या बताया अभी, मान के चलो एनी बेसेंट या कोई भी बंदा, या कह सकते हो कोई भी बंदा यहाँ पे घूमने फिरने आया, एनी बेसेंट ही मान के चलो आयरलैंड से आ गई ताजमहल देखने के लिए उत्तर प्रदेश में, और ताजमहल देखते देखते मान के चलो अचानक ही उनको पेट में दर्द हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए तो उनका बेबी हो गया। बेबी होने के बाद जन्म के आधार पर उनके बेटे को भारत की नागरिकता मिल गई। आयरलैंड के रहने वाली हैं एनी बेसेंट, और उनके बेटे को भारत की नागरिकता मिल रही है। तो उस कंडीशन में जन्म के आधार पर ये लॉ जो था ये गलत बन रहा था। तो इसके अंदर संशोधन किया गया 1986 में। 86 में बोला गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन जन्म के आधार पर नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जिनके मम्मी पापा इंडिया में रहते होंगे, जिनके मम्मी या पापा में से कोई भी एक बंदा इंडिया में रहने वाला हो, तभी उसको जन्म के आधार पर हम भारत की क्या दे सकते हैं? नागरिकता। ऐसा एक संशोधन करके बनाया गया। फिर उसके बाद कंडीशन आई 1986 के अंदर कि भाई मम्मी या तो पापा में से कोई बंदा एक भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। चलो, उस कंडीशन में मैंने आपको एक और लॉ बताया था कि मान के चलो पाकिस्तान का कोई बंदा है, भारत में आएगा, यहाँ की लड़की से किसी ने शादी करी, शादी करने के बाद उनका कोई बेटा पैदा होता है, तो यहाँ से लड़का जो है वो तो पाकिस्तान का है, लड़की जो है इंडिया की है। इन दोनों में से कोई एक बंदा भारत का नागरिक होना चाहिए था, जिसके आधार पर उसके बेटे को भी क्या मिलेगी? बेटे को भी नागरिकता मिलेगी। अब इस कंडीशन में ये पाकिस्तान के, या कह सकते हो ये जो यहाँ के लोग थे, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक होते थे। ये घूमने फिरने आते थे, भारत के अंदर ही एक तरीके से शादी वादी करके बेटा पैदा होता था, और वही बेटे को ट्रेन करते थे फ़ोन पर, देख कहाँ घूम रहे प्रधानमंत्री, आसपास ही रही हो उसके, बेटे को पूरा टेररिज्म बना रहे हो उसमें। ये काम गलत हो रहा था। तो इसी चक्कर में इन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी इस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है, ये वाला भी लॉ ख़त्म करो। फिर लॉ के आधार पे दूसरों की बात छेड़ी गई। अब इनवैलिड तरीके से अगर आप भारत में घुसते हो तो उसमें किसी भी तरीके की भारत की आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहली बात, आप आए हो भारत के अंदर घूमने फिरने के लिए तो घूमने फिरने ही आओ, ठीक है जी। शादी वादी नहीं कर सकते, शादी वादी कर रहे हो तो वैलिड तरीके से आओ। फिर वैलिड तरीके का मतलब खुद भी भारत के नागरिक बनो। फिर उस कंडीशन का रूल बनाया गया था।
उसके बाद इसके अंदर एक और रूल चेंज किया गया प्यारे बच्चे। उसके बाद चेंज क्या किया गया रूल के अंदर, आपको पता है कि हमारे संविधान में एक बात लिखी गई प्यारे प्यारे शब्दों में, कहा गया है कि मेल और फीमेल में कभी भी भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल 15 कभी पढ़ना, ना जन्म के आधार पे, ना जात के आधार पे, सॉरी जन्म कह रहा हूँ, ना कह सकते हो ना कास्ट के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे, ना एक जेंडर के आधार पे किसी के साथ आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन। मेल और फीमेल में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा बताया गया कि अगर मेल है या फीमेल है, दोनों के आधार पर बच्चे को क्या मिल सकती है, वहाँ की सिटीजनशिप। अब मैंने आपको इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप लोगों को पता है कि सानिया मिर्ज़ा कहाँ की हैं? सानिया मिर्ज़ा हैं इंडिया की। कहाँ की है प्यारे बच्चे? इंडिया की। इन्हीं के हस्बैंड हैं शोएब अख्तर या शोएब मलिक हैं। शोएब मलिक जो हैं वो कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? शोएब मलिक पाकिस्तान का है। दोनों की शादी हो गई है। शादी होने के बाद इन द सेंस इनका कोई बेटा पैदा होता है। सानिया मिर्ज़ा इंडिया की है, शोएब मलिक पाकिस्तान का है। तो सर बच्चा कौन से देश का होगा? बच्चा ऐसा बताते हैं कि जो बेटा होगा इनका, वो बेटा 18 साल के बाद 18 ईयर के अंदर 18 साल के बाद उस बच्चे की मर्ज़ी होगी वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता है या पाकिस्तान का सिटीज़न। तो यहाँ पर नागरिकता उसको दोनों के आधार पे मिल सकती है, पापा के आधार पे भी मिल सकती है, मम्मी के आधार पे भी मिल सकती है। तो उससे पहले रूल ये था कि जो भी नागरिकता मिलती थी उसे सिर्फ पापा के आधार पे दी जाती थी। उसके बाद फिर नया रूल एक तरीके से संशोधन किया गया सर 2003 के अंदर, और कहा गया कि मेल फीमेल में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों के आधार पर बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। इसी चीज़ को, कंसेप्ट को बर्थ कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इसी कंसेप्ट को प्यारे बच्चे बोला गया बर्थ। क्या बोलेंगे इसे? बर्थ बोला जाएगा। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लो। जो बंदा भारत में 7 साल तक रह चुका, 7 साल के रहने के बाद उसने भारत में विवाह कर लिया, शादी कर ली, शादी के आधार पर 7 साल के अंदर ही उसे भारत की क्या दे देते हैं? नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई बंदा भारत में घूमने फिरने आया और उसने क्या कर ली, यहीं की लेडी से शादी कर ली, शादी करने के 7 साल के अंदर ही उसे भारत की क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर भी वो क्राइटेरिया 7 साल वाला पूरा करेगा तभी मिलेगी, ऐसा नहीं है, अदरवाइज उसे 10 साल लगते हैं। फिर एरिया के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता कैसे मिलती है सर? क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर क्या मिलेगी प्यारे बच्चे? नागरिकता दी जाएगी। ये क्षेत्र का आधार क्या होता है वो जान लो। ठीक है जी। क्षेत्र का आधार कैसे? जैसे ये सिक्किम देख रहे हो, ये अर्जित क्षेत्र है। अर्जित का मतलब ये पहले किसका हिस्सा था? तिब्बत का। तिब्बत के बाद ये भारत में जाके ज्वाइंट हो गया। तो मतलब ये जो तिब्बत के लोग थे ये भारत में जाके ऐड हो गए। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बंदे भारत के में अंदर या कह सकते हो एक्सटर्नल एरिया से भारत में जाके जुड़ते हैं उन्हें भी भारत की क्या मिलेगी प्यारे बच्चे? नागरिकता। अगर मान के चलो कुछ समय में सर पाकिस्तान के कुछ बंदे या पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमने भारत में ऐड कर लिया तो यहाँ के लोगों को भी फिर भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी फिर। ठीक है जी। आपने चाइना के लोगों को कुछ भारत में ऐड कर लिया या चाइना के पोर्शन को भारत में ऐड कर लिया तो भारत की नागरिकता मिलेगी। श्रीलंका को भी भारत में ऐड कर लिया, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एरिया के अकॉर्डिंग दी जाने वाली नागरिकता। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, नेचुरलाइजेशन का मतलब है प्यारे बच्चे आपके अंदर किसी भी तरीके का स्किल हो, टैलेंट हो, आपके अंदर किसी तरीके का स्किल टैलेंट हो, विज्ञान हो प्यारे बच्चे, यानी साइंटिस्ट हो अच्छे खासे, इनके आधार पर आप भारत में 10 साल बिताते हो और कुछ ऐसी कंडीशन रखते हो जिसकी वजह से आपको 10 साल के अकॉर्डिंग भारत के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक फेमस सिंगर का नाम बताता हूँ जिसका नाम है अदनान सामी। अदनान सामी को तो बहुत अच्छे जानते होंगे, जिसने भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, आप लोगों ने बजरंगी भाईजान में एक गाना सुना होगा, भर दे झोली आई में मोहम्मद, घर न जाएंगे तेरे हाथ खाली। पूरा नहीं आता मुझे। जो ये सिंगर ने गाना गाया है अदनान सामी, एक्चुअल में पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब ये भारत के नागरिक हैं, तो किस आधार पे इनको भारत की नागरिकता मिली? नेचुरलाइजेशन। क्या स्किल था? अच्छे गायक थे, कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, 10 साल भारत में रहे, कोई ऐसा बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जिसकी वजह से ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर उन्होंने टेररिज्म वाले काम किए हों, जिसकी वजह से बाद में उन्हें भारत की नागरिकता मिली 10 साल के अंदर। इसी को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन से मिलने वाली प्यारे बच्चे नागरिकता। बाद में आता है डिसेंट के आधार पर नागरिकता। मतलब अगर आपके भारत में या कह सकते हैं वंशानुगत का मतलब होता है मम्मी पापा में से कोई भी बंदा भारत में रह रहा हो, उसके आधार पर अगर आपको भारत की नागरिकता मिलती है, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट सिटीजनशिप।
इसी के अंदर आप लोगों का ये टॉपिक होता है ख़त्म। कोशिश रही भारत की नागरिकता के बारे में समझाने की और पूरे कंसेप्ट को अच्छे लेवल पे समझाने की कोशिश रही कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन फंसे आप लोग इसमें से कर सकते हो। आर्टिकल 5 से लेकर 11 मैंने क्लियर कर दिया, भारत में पाई जाने वाली नागरिकता क्लियर कर दी, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फटाफट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स को बड़े डिटेल के अंदर प्यारे बच्चे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ और इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना स्मार्ट स्टडी विद गौरव को, ठीक है जी। इसी के अंदर एक बढ़िया लेवल पर हम लोग पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे क्वेश्चंस इसी के तरीके से कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तब तक के लिए सभी को मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार और धन्यवाद, और जुड़ते रहिए हमारे स्मार्ट स्टडी विद गौरव के साथ। और हाँ प्यारे बच्चे, एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है गौरव जीके बूस्टर डोज, उसे भी जाके फॉलो कर लेना और साथ ही साथ जाके टारगेट विद गौरव कुमार को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।